नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो क्षेत्र के लिए, समाज के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होता है। समाज सेवा में जिसको पूरा भरोसा होता है, जिसके आधार पर समाज उसे एक ऐसे कीर्तिमान पर ले जाता है जहां से वो अपनी एक बेहतर पहचान बनाता है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए इसी कड़ी में बीजेपी से राज्यसभा सांसद गीता शाक्या जी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी हिंदी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप एक राज्यसभा सांसद के तौर पर इस समय पार्टी के लिए काम कर रही हैं। शुरुआती सफ़र आपका कैसा रहा और यहाँ तक अगर देखा जाए तो आप राज्यसभा तक पहुँची हैं, इसके पहले आपने बीजेपी के लिए किन किन पदों पर काम किए और आपका अनुभव कैसा रहा? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमसे वार्ता करने के लिए ऐसा चुना। तो देखिए, मैं राजनीति से बहुत दूर थी। मुझे राजनीति के बारे में ABCD नहीं आती थी। मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी, वहीं से शुरू होता है कि ग्राम प्रधान का चुनाव शुरू हुआ। जब ग्राम प्रधान का चुनाव शुरू हुआ तो वो महिला सीट हुई। तो हमारे परिवार वाले थोड़ा बहुत राजनीति से इंटरेस्ट इसलिए था कि जिस पंचायत से मैं आती थी, बड़ी पंचायत थी और उस पंचायत में विकास कुछ हुआ नहीं था। मैं उस समय भरथना रहती थी, गांव से 10 किलोमीटर दूर। पति मेरे मेडिकल स्टोर थे, व्यापार करते थे। तो उस समय गांव के लोग आना जाना रहता था, किसी न किसी समस्या पे लेके आए दिन जी। डेली का मान के चलिए समस्या रहती थी। तो पति ने सोचा कि क्यों ना एक प्रतिनिधि के रूप में इनकी सेवा करूं। तो मुझे कहा, मैंने मना किया क्योंकि मेरा प्रोफेशन शिक्षा विभाग था, शिक्षा से संबंधित। लेकिन कहा तो मैंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीती। जीतने के बाद सच में लगा कि गांव के वे कितने भोले भाले लोग होते हैं। शिक्षा के अभाव में उन्हें जानकारी नहीं होती है, उनके साथ शोषण होता है और वो जिस चीज़ के हकदार होते हैं उन तक नहीं पहुंच पाते। तो मैं एक प्रधान के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते उनकी मैं जितनी मदद कर सकती थी मदद करती रही। यानी शुरुआत आपने ग्राम प्रधान से। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। 2000 में चुनाव लड़ा था, जीते। उसके बाद 2005 में दोबारा जीते जी। तो उसके बाद लगातार एक मेरा दिनचर्या बन गई थी कि गांव का, अपनी पंचायत का विकास करवाना और उस पंचायत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की मदद करना और उनकी जीवन में कैसे खुशहाली आए, उन तक सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ दिलवाना, ये रहता था। इसके बाद में 2011 में मैं भारतीय जनता पार्टी को मैं काम करने लगी जी। 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाया। उस समय भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, जनाधार नहीं था, कार्यकर्ता भी कम थे। मैं उस समय विधूना में विधानसभा में काम करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देके मुझे चुनाव लड़ाया, 44,000 वोट मिले, पर मुझे पराजित नहीं। उसके बाद 2013 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नेतृत्व को लगा कि ये काम करती है, संगठन में एडजस्ट किया जाए। तो बिना कहे
मुझे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का मंत्री बनाया गया। उसके बाद 2014 का चुनाव आता है। 2014 में कन्नौज लोकसभा में विधूना विधानसभा पड़ती, उसमें हमारी पार्टी ने प्रत्याशी श्री सुब्रत पाठक को बनाया, जिसमें हमने पूरी ईमानदारी से काम किया और डिम्पल यादव को 10,444 वोटों से विधूना विधानसभा में हमने नहीं, हमारे सभी पदाधिकारी, सभी जनता के सहयोग से वो हारी। 2015 में मुझे भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा प्रदेश में मंत्री बनाया गया। 2016 टिकट के बाद हमारे यहाँ के विधायक जी, वो जिला अध्यक्ष तो विधायक बन गए थे, तो पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष और प्रदेश मंत्री, जिला अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया। तो करते रहे। उसके बाद आपने देखा कि 2020 लास्ट में मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मैं उच्च सदन में पहुंचूंगी। चूँकि मेरा कभी ये इतने बड़े, मैंने मुझे लगता था कि राज्यसभा तो बहुत बड़े लोग जाते हैं, बहुत या तो बहुत कारपोरेट घराने के लोग जाते हैं या बहुत बड़े राजनेता जाते हैं, पर मैं बधाई देती हूँ अपने से शीर्ष नेतृत्व को कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य सी कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजा। और राज्यसभा भेजा नहीं, पहली बार हमारे समाज में, मैं अपनी जात की बात करती हूँ, हमारे समाज में ये खुशी की लहर हुई कि देश आज़ाद के बाद पहली बार कोई हमारी समाज से, साख समाज से कोई महिला उच्च सदन में पहुँची जी। और लगातार उसके बाद मैं हमेशा आज भी अपने को कार्यकर्ता ही मान के चलती हूँ और कार्यकर्ता है जी, कार्यकर्ता मैं काम कर रही हूँ। पार्टी ने मुझे 19 जून पिछली वर्ष 21 में भारतीय जनता पार्टी को महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और मैंने भी, आपने देखा होगा, ईमानदारी से काम किया, आज भी करती हूँ। पर हाँ, इतना ज़रूर कहती हूँ कि अगर जो किसी को राजनीति करने हो, ईमानदारी से काम करना, तो भारतीय जनता पार्टी में करें। भारतीय जनता पार्टी आपके काम का मूल्यांकन करती है और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करती रहती। और देखिए, आपने देखा उत्तर प्रदेश में कई लोग राज्यसभा आए, उसमें 2 हमारी बहनें और आई महिला मोर्चा से, माननीय दर्शना सिंह जी जो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और श्रीमती संगीता यादव जी जो राष्ट्रीय महिला मोर्चा की मंत्री हैं। तो मुझे लगता है कि खासतौर महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की नज़रिया ही अलग रहता है। महिलाओं को सम्मान देना, महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। और सच में मैं यहाँ तक नहीं, मेरे औरैया जनपद में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष गुड़िया कठेरिया विधायक बनी। अभी आपने देखा स्थानीय निकाय चुनाव में बहराइच की हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी विधान परिषद की सदस्य बनी। तो मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को लेकर बहुत संवेदनशील है। चाहे हमारे केंद्र नेतृत्व देख लीजिए, आदरणीय मोदी जी के, उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अनेक योजनाओं के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। हमें याद आता है कि कभी महिलाएं बिल्कुल पीछे रहती थीं, कहीं महिलाओं के नाम पर एक कुछ खरीदा भी नहीं जाता था। आप देखिए कि हमारी सरकार द्वारा मालकाना हक घरौनी जो महिलाओं के नाम से किया, ये महिलाओं का आप देखिए दूरगामी परिणाम कितना अच्छा आएगा कि महिलाओं को मालकाना हक देके और उनके बच्चे कहीं ना कहीं अभी जो थोड़ा रहता है कि अज्ञानता से या नासमझी से कि उनके बच्चे अपनी माँ को थोड़ा भेदभाव करते, तो मुझे लगता है कि इससे बच्चे भी माँ का सम्मान बढ़ेगा और माँ का सेवा भी करेंगे बुढ़ापा पे।
राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। मैम, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से बात हुई, उनका ये कहना होता है कि मतलब उनको इस बात का आभास नहीं रहा कि इतने बड़े पद पर वो पहुंच जाएंगे, जैसा कि आप भी बता रही हैं। कई लोग रहते हैं कि बहुत से नेताओं के पास जाते हैं, पैरवी करते हैं, चरण वंदन, तमाम प्रक्रियाएं होती रहती हैं, लेकिन वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसके बावजूद कुछ लोगों को उठाकर आगे से स्टेबलाइज कर दिया जाता है। तो क्या इसका मूल्यांकन किस तरह से होता है कि कई लोग होते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको पार्टी वो जिम्मेदारी नहीं देती है, किसी दूसरे को जिम्मेदारी मिल जाती है जो बिल्कुल सोचा ही नहीं रहता है कि हमको उस स्थान पर पहुंचाया जाएगा। देखिए भैया, एक चीज़ है, हमारा शीर्ष नेतृत्व हमेशा कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन करती है। सच में जो काम करने वाला, आप भी जानते हैं कि जो काम करने वाला होगा वो बहुत ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास समय नहीं होता। और तो जो काम करता रहता कार्यकर्ता, पार्टी हमारी 1000 आंखों से देखती है, तो काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे, मैं सच बता रही, मैंने कभी ये तो सोचना तो बहुत दूर, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं राज्यसभा में भेजी जाऊंगी। सच में मैं तो अपनी विधानसभा की तैयारी में थी और राज्यसभा भेजा गया। तो आप विश्वास मानिए कि पार्टी का कार्यकर्ताओं के प्रति और कार्यकर्ताओं की निष्ठा के प्रति संवेदनशील रहती है। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। क्योंकि आपकी ही तरह जो है एक और राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी जी, उनका भी यही कहना था कि हमको बिलीव नहीं था कि मतलब हमारे पास फ़ोन आया और मुझे जो है ऐसी ऐसी जानकारी दी गई, तो वो भी पूरी तरह से शॉक्ड रह गई थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव वो 2017 का चुनाव क्लियर नहीं कर पाई थी। जी, भारतीय जनता पार्टी, देखिए मेरा जहाँ तक मेरा सोचना नहीं, मैं जहाँ तक जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो ज़मीन पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। क्योंकि मैं भी उस समय ज़िले में काम करती रहती थी नहीं, लेकिन हमें उठा के क्षेत्र में मंत्री बना दिया, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में। प्रदेश में मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा दायित्व दे दिया जाएगा। और अच्छा भी लगता है। हम आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी में जो भी पदाधिकारी हैं या जो भी काम कर रहे कार्यकर्ता, सबका रहता है कि हमें भी मौका मिले भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करने का, सौभाग्य प्राप्त हो। क्योंकि यहाँ भेदभाव नहीं, ऊंच नीच नहीं, जातिवाद नहीं, परिवारवाद नहीं। यहाँ पर सच में जो हमारे मोदी जी का ये नारा था कि सबका साथ सबका विकास, तो उस पर आधारित पार्टी है हमारी। हमारा संगठन सबको लेके चलती है और सबको काम कराती है और अवसर भी देती है। तो भाजपा की कोई तुलना भी नहीं कर सकता कोई दल। क्योंकि मैं तो ऐसे ज़िले से रहने वाली हूँ, आप सभी लोग जानते हैं कि इटावा औरैया, वहाँ पर किस तरीके से भेदभाव, किस तरीके से राजनीति होती थी। आज आप वहाँ देखिए, आज वहाँ भी शांति है और कितनी महिलाएं निकल के बाहर आई। जो कभी ज़माना ये होता था, मुझे ध्यान है कि जब मैं ग्राम प्रधान बनी थी, तो ग्राम प्रधान बनने के जब क्षेत्र पंचायत की बैठक होती थी, उसमें हम लोग बुलाए जाते थे, तो मैं देखती थी मेरे अलावा कोई महिला दूसरी दिखती नहीं थी। सबको निकलना, मैं भी अपने पति के साथ जाती थी, मुझे भी डर लगता था,
लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आपने देखा होगा, बेटियां हों, माताएं हों, बहनें हों, कोई भी हो, आराम से निकल रही। और कितने लोग, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने जैसे फेसबुक पे कुछ डाला तो उसमें कमेंट्स में कितनी महिलाएं लिखती हैं कि मैं भी दीदी आपके साथ भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहती हूँ। तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और मुझे तो जब ध्यान आता है कि उत्तर प्रदेश में जब 17 में सरकार बनी थी, तो जब सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया था एंटी रोमियो स्क्वाड बना के, तो हमारे मुख्यमंत्री जी महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति कितने संवेदनशील थे। उन्होंने सबसे पहले बेटियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाया। इसी तरीके से हमारे देश में प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभालते हुए उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं बनाकर लाभ पहुंचाना, ये सब उनकी कार्यशैली है। और यहीं तक नहीं, उन्होंने महिलाओं को चाहे संगठन में हो, चाहे आपने देखा पहली बार शायद देश आज़ाद के बाद मंत्रिमंडल में 11 महिलाओं को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। तो उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, हम तो पूरे देश की बात करती हूँ कि पूरे देश में देख लीजिए जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने अपने साथ बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, और भेदभाव मैं इसलिए कहती हूँ कि कभी किसी ने नहीं सोचा था। एक कल्पना करिए कि मेरे तो रूह कांप जाती कि जब मुस्लिम बहनें, मुस्लिम महिलाएं किसी भी उम्र में, किसी भी समय, किसी भी स्थान पे वो हों और उनको तलाक कह दिया जाता था, और वो बेचारी उन परिस्थितियों में कि उनके बच्चे भी होते थे, परिवार, मायके से भी परिवार संपन्न नहीं होता था, तो आप बताइए उन महिलाओं का क्या होता होगा। तो उनको जो 3 तलाक कानून बनाकर मोदी जी ने दर्शा दिया है, दिखा दिया कि वो देश में रहने वाली किसी भी जात धर्म समुदाय की महिलाएं, बेटियां हैं, बहनें हैं, वो सबको एक नज़र से देखते हैं और सबको सम्मान देने का काम करते हैं, सबको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए मैम, तो उत्तर प्रदेश में ये रिकॉर्ड लगभग रहा है कि जो पार्टी एक बार शासन करके, जिसका एक बार का कार्यकाल पूरा होता है, फिर से जनता उसे दूसरा मौका नहीं देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और 2022 में फिर से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में फिर से आपने सरकार बनाई। तो इसके पीछे क्या कुछ स्ट्रेटजी रही? और एक कहावत ये भी है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश में फिर से आप लोग जो है जनता का जनादेश हासिल किए हैं, उसे लेकर आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जिस तरीके से सरकार चलाने का दृढ़ इच्छा शक्ति रही है, और उन्होंने, बहुत से लोग क्या करते हैं कि सभी मुख्यमंत्री हुए, आपने भी देखा, कहीं ना कहीं फैसला लिया, चेंज किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, उनको लगा कि उन्होंने, यानी भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं सोचा कि ये हम कदम उठाएंगे तो मेरा वोट बैंक खिसकेगा। उन्होंने जो कदम जो उठाया, उसके ये उठाया कि समाज में या प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को लाभ मिले, सुरक्षा रहे, स्वावलंबी रहे। तो उन्होंने वो कदम उठाया। भले ही किसी को खराब लगा हो, भले ही लोगों ने दुष्प्रचार किया हो, पर योगी जी की जो कार्यशैली, योगी जी की जो नेतृत्व
कुशलता और उन्होंने जो अपनी एक छवि बनाई है, ये सच में उनको उत्तर प्रदेश की जनता पसंद करती है। और यही कारण है कि जिस तरीके से आपने देखा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का हमारे दोनों नेतृत्व ने काम किया, तो आप देखिए कि महिलाएं कितनी निकल के आई हैं। जब सुरक्षा हुई, महिलाओं का विश्वास बढ़ा, और इस चुनाव में आपने देखा होगा कि महिलाओं का वोट परसेंटेज भी ज़्यादा पड़ा, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का परसेंटेज वोटों में ज़्यादा बढ़ा। तो आप निश्चित रहिए कि योगी जी की कार्यशैली से, मुझे ध्यान है कि सबसे पहले उन्होंने देखा कि जब महिलाओं के साथ अत्याचार हो जाता था, उनकी या तो हमारी सरकार के पहले वो जिस बेटी के साथ हो जाता था तो वो अपने घर पे नहीं बताती थी डर की वजह से, और बता भी देती थी तो माताएं उनकी कहती थी कि शांत रहो, किसी को पता ना चले। और फिर भी कोई लड़की हिम्मत जुटा के अपने पिता से, भाई से कहा कि चलो थाने चलें, और वो अगर जो थाने जाती थी तो उनके साथ किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते थे पिता के सामने, भाई के सामने, तो शर्म की वजह से चली जाती थी। तो ये सब देखते हुए जब मुख्यमंत्री जी ने महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की, तो उन्होंने देखा कि अधिकारी महिला होगी, फरियादी महिला होगी और अपनी आसानी से बात बता देंगी। तो ये सब जब किया तो निश्चित तौर पर मानिए उन्होंने एक ऐसे काम नहीं, पिंक सिटी महिलाओं के लिए आपने देखा, चाहे केंद्र से उज्ज्वला योजना और यहाँ तक कोरोना काल जब आया, सभी दल के लोग अपने अपने घरों में चुपचाप से बैठे थे अपनी जान बचा के। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी कोविड होने के बाद भी जैसे ही सही हुए, लगातार उन्होंने पूरे प्रदेश में प्रत्येक जनपद में दौरा किया, और पूरे सभी दलों के नेता के साथ साथ उनके कार्यकर्ता भी बैठे थे। पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, अधिकारी यानी मुख्यमंत्री जी सब लोग लगे थे, अपनी चिंता न करते हुए प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की चिंता कर रहे थे। जिस तरीके से प्रवासी मजदूर को लाना, उनको भोजन दिलाना, उनको भोजन देके उनको स्थान तक पहुंचाना, तो ये सब दर्शाती है जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है। जनता आप सब जानती है कि कौन मेरे हितैषी है, कौन नहीं है, कौन हमें गुमराह करके वोट लेता रहा, आज जनता सब जानती है। इसलिए योगी जी की, और आप देखिए ना, अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश से केंद्र का रास्ता निकलता है, ये सच बात है। आप विश्वास मानिए, अभी 2 चुनाव हुए, रामपुर और आजमगढ़, और आपने देखा कि दोनों चुनाव में गढ़ कहे जाने वाले, देखिए गढ़ क्या है, जनता तो वही है। जनता जानती है कि हमें कहाँ रहना चाहिए, कहाँ वोट देना चाहिए, मेरी कहाँ सुरक्षा है, कौन मुझे सम्मान देता, कौन मुझे आगे बढ़ाता है, कहाँ हम सुरक्षित हैं, तो जनता सब जानती है। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया। तो अब मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में पुनः अब की बार तो 64 आई थी, अब की बार और बढ़ेंगी, आप देख लेना। और जो सीटें मुझे नहीं मिली, हमारे केंद्र और प्रदेश और हम सब लोग कार्यकर्ता पूरी ताकत से, पूरी ऊर्जा से, पूरी ईमानदारी से काम करते रहेंगे। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव, कितनी उम्मीदें हैं कि इस बार फिर से जो है आप देशवासियों के भरोसे को जीत पाएंगी? देखिए, कितनी कहना तो नामुमकिन है, लेकिन हाँ, ये फिर मैं कह रही हूँ कि 2024 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एनबीसी हिंदी को समय देने के लिए अपना। तो ये थी हमारे साथ राज्यसभा सांसद गीता साक्या जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के हितों के मुद्दों को उठाया है,
जिसके आधार पर 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से देश की जनता उन्हें पूर्ण बहुमत से सत्ता पर लाएगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।